अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 9 मार्च सोमवार पीर का दिन, कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर एस्केलेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या इस पे साबिक अमरीकी ऑफिसर्स अब क्यों बात कर रहे हैं? खत्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर क्यों ये खतरा एकदम से मंडलाने लगा है? पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक 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 खतरनाक किस्म का आप कह रहे हैं थ्रेट सामने आ चुका है। इसके साथ साथ आज एक अहम इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान के साथ नेगोशिएशंस वाले मामले के ऊपर हुकूमती साइड से एक और खबर सामने आ रही है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे इस वक्त मिडल ईस्ट की बनती बिगड़ती सिचुएशन और उसके बायस आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $117 फी बैरल हो गई है और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक $215 जो है फी बैरल तक ये जा सकती है। IRGC के कमांडर ने बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर $200 फी बैरल तक बर्दाश्त कर सकते हैं तो गेम ऑन रखें और हालात को इसी तरीके से चलाते रहें। बेशक उन्होंने जो IRGC का ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आया ईरान की जानिब से, वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत सरेंडर यानी मिडल ईस्ट से खत्ते से अमरीकी US फोर्सेस की वापसी होनी चाहिए और दोबारा किसी किस्म की अटैक के हवाले से यकीन दहानी करवाई जाए। उसके अलावा किसी किस्म के मामलात के ऊपर जो है उससे कमोबेश बात नहीं बनेगी। और दूसरी जानिब जो ख़तरनाक बात है, एक तो स्टीव विटकॉफ का आज दौरा भी होना था और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात इन्होंने करनी थी, जो ईरान की न्यूक्लियर माज़रत के साथ ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन वो दौरा नहीं हुआ। इसराइल का दौरा नहीं किया गया, ग़ालिबन सिक्योरिटी रीज़न्स एक वजह हो सकती है। लेकिन ये सारी सिचुएशन एक जगह के ऊपर है और दूसरी जगह के ऊपर पाकिस्तान का इस पूरी की पूरी जंग में क्या पाकिस्तान जंप इन करेगा? क्या पाकिस्तान को किसी तरीके से शामिल किया जा सकता है? वो भी बहुत अहम होगा देखना। लेकिन जो इस वक्त एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि चीन बज़ाहिर अमेरिका की जंग को बराह रास्त रिकॉर्ड कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़ायद जिलियन-1 सैटेलाइट्स मशरिक़ वस्ता में अमरीकी कार्रवाइयों की हर तफसील रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईंधन भरने के मराहिल से लेकर मिसाइल के रास्तों तक चीन इन मालूमात को एक फौजी इंटेलिजेंस लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जहां अमरीकी जंगी हिकमत अमली, फ़िज़ाई दिफ़ाई रद्द-ए-अमल और ऑपरेशनल तरीक़ाकार का बारीक बीनी से इसको जो है वो जांचा जा रहा है। एक जानिब ये सारी सिचुएशन अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, तो दूसरी जानिब इस वक्त जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि ये एक साबिक अमरीकी ऑफिसर है, एक साबिक अमरीकी एक वेटरन है जो कह रहे हैं कि मैं US नेवी और US एयरफोर्स दोनों के लिए काम कर चुका हूँ। अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ जो ऑपरेशन थे US की जानिब से, उनका मैं एक हिस्सा था, लेकिन मैं तब भी इतना फिक्रमंद नहीं था जितना मैं आज हूँ। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि E6Bs जो है उनको मिडल ईस्ट की जानिब अगर 2 नहीं तो एक E6 एटलीस्ट E6BS को मिडल ईस्ट की जानिब जो है वो रवाना कर दिया गया है। और डूम्सडे प्लेन जो है इसको कहा जाता है, जिसके अंदर तमाम तर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होती है। रेडियो एंटीना, लो रेडियो एंटीना, जिसके अंदर जो सिग्नल्स जो न्यूक्लियर आप कह लें लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन्स को ये देता है। यानी बेसिकली सादा और आसान अल्फाज में ये तैयारे या ये जो डूम्सडे प्लान है ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा हो खत्ते के अंदर। और 9/11 के बाद कहा जा रहा है अमेरिका ने पहली बार ये तैयारे जो है वो मूव किए हैं और इस वक्त एक तैयारा मिडिल ईस्ट में मौजूद है। तो न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि नेतन्याहू ने एक बयान दिया कि हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं ईरान के लिए। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारी जो एक पूरा सिनारियो बन रहा है, इसके अंदर ख़तरनाक चीज़ ये है, वुसअतुल्लाह खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम भी लिखा है और वो अपने कॉलम के अंदर बड़ा बेहतरीन तरीके से लिख भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो देखा जा रहा है, बड़ी मुतवक्के और बड़ी तवक्को से भरपूर आंखों के साथ सऊदीया पाकिस्तान को देख रहा है और पाकिस्तान ईरान को देख रहा है और कह रहा है जी आगा जी हम बहुत मजबूर हैं। तो वुसअतुल्लाह खान साहब ने इसके ऊपर बाकायदा एक कॉलम भी लिख डाला है। और सऊदीया के अंदर फील्ड मार्शल और की मुलाकात भी हुई और उसके बाद जो एक पैक्ट, डिफेंस पैक्ट हमारा उनके साथ मौजूद है, उसकी वजह से एक डर भी मौजूद है, एक खौफ आप इसको कह लें जो अवाम के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर ज़रूर है कि गालिबन इस जंग के अंदर पाकिस्तान स्टेप इन कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता। और रिलीजियसली भी और अदरवाइज़ भी जो पाकिस्तान की अवाम है वो सब बड़ी तादाद में ईरान के साथ खड़ी है और अवाम ये समझती है पाकिस्तान की कि ईरान ये तमाम तर जवाबी हमले करने की पूरी जो है वो एक हक रखता है और कर सकता है। पाकिस्तान की सऊदीया से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट, $5 अरब की तेल की सहूलत की दरखास्त भी सामने आ चुकी है। ज़ाहिर है एक जानिब पाकिस्तान ने 8 रिक्वेस्ट की हैं सऊदी अरब के साथ, जिसमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ $5 बिलियन। इसके अलावा 8 या 7 और रिक्वेस्ट भी मौजूद हैं और ये रिक्वेस्ट गालिबन मानी जाएंगी तो इसके बदले में दिया क्या जाएगा, इसके ऊपर भी ऑब्वियसली नज़रें सबकी लगी हुई हैं। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं तो अमरीकी मीडिया, मुझे लगता था हमारे मीडिया का ही रटा रटाया हाल है, स्क्रिप्टेड मैसेजेस,
स्क्रिप्टेड व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें आती हैं उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अमरीकी मीडिया की जो हालत है, एक लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन। ये छोटी सी एक वीडियो है, देखिए किस तरीके से तमाम एंकर्स, तमाम सेक्रेटरीज किस तरीके से एक ही अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। This is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes, but we've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Some short-term pain for American consumers. We may have to deal with that in the short term. Short-term and temporary. Temporary short-term pain. It's going to suck in the short term. Some short-term pain. Short-term pain. We have to focus on the short-term. 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 Short-term and long-term. Short-term blip. Hopefully this is a short-term pain. Short-term is highly outweighed of the long-term benefits. Some short-term pain for the long-term gain. Short-term sacrifice for a long-term gain. इस सारी सिचुएशन के साथ एक तो बांग्लादेश के अंदर अभी से ही ईद की छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं। तेल और जो खत्ते के अंदर पूरी की पूरी एक सिचुएशन बनती जा रही है और प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि बांग्लादेश ने गालिबन 4% तक सिर्फ तेल की प्राइसेस बढ़ाई हैं। भारत ने अभी तक किसी तरह से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। बांग्लादेश भी IMF प्रोग्राम के अंदर शामिल है लेकिन नहीं किया गया, और पाकिस्तान ने एक ही मरतबा में 20% तक इजाफा कर दिया है, और इसका असर जो है वो दालें, चावल, सब्जी, हर चीज़ जो है 20 से 30 रुपए पर किलोग्राम फी किलो जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात के लिए तकरीबन बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। अलीना शुक्री ने इस पर एक पूरा वीलॉग कर डाला है। एक जानिब पेट्रोल इकट्ठा 20% बढ़ाया जाना, हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिसमें से एक IMF प्रोग्राम में भी शामिल है, उन्होंने ये नहीं किया। वो जो आप कह लें प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर ले रहे हैं। आज से वहाँ पर बंद कर दिया गया है, स्कूल्स को छुट्टियाँ दे दी गई हैं। यहाँ भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास आज होगा जिसमें गैर मामूली फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें कहा जा रहा है कॉलेजेस और स्कूल्स को ऑनलाइन पर शिफ्ट किया जा सकता है, और इसके साथ वर्क फ्रॉम होम तमाम तर या जूम पे सेशंस हो सकते हैं तमाम सरकारी दफातर के लिए और प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए। ट्रांसपोर्टर्स ने भी एक ख़तरे की घंटी बजा दी है। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। आने वाली 8 तारीख से हम पूरे पंजाब में कारोबार बंद कर देंगे। जिलों में बंद करना है तो कर दो, हमें कोई डर नहीं। ये जो ऐवानों में बैठे हैं हमारी वजह से बैठे हैं। आज हम इस नहज पर इन रहनुमाओं, इन सियासतदानों की वजह से पहुंचे हैं। तो ये सिचुएशन है। ट्रांसपोर्टर्स भी आपको एक यानी ईद है, यानी आज आप देखें तकरीबन 9 से 10 दिन ईद में रह गए हैं। लोगों ने अपने प्यारों तक पहुंचना होता है, अपने अपने होम स्टेशंस पे जाना होता है, लोगों ने बच्चों को 100 तरह की चीज़ें दिलानी होती हैं। पूरा साल लोग इस ईद के दिन का वेट कर रहे होते हैं, बच्चों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हर चीज़, लेकिन एन उससे 10-12 दिन पहले आपने टोटल पूरे का पूरा 20% एक साथ बढ़ा दिया, और अभी कहा यह जा रहा है कि बाय द मिड ऑफ मार्च यानी ईद से पहले पहले आप इसके अंदर मजीद इजाफा 400 पर लीटर तक आप इसको देख सकते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? चीज़ों को उस तरीके से क्यों नहीं लेकर चला जा रहा है कि आवाम उस तरीके से इफेक्ट ना हो? हॉर्स एंड कैटल शोज के लिए पैसे हैं, जहाज़ों के लिए पैसे हैं, प्राइवेट उम्रे के दौरों के लिए पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम के ऊपर आप एक बम गिराएंगे, पेट्रोल बम एंड रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद से कुछ दिन पहले। असल में जब आवाम या टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर जब ऐसे लोगों को बिठा दिया जाए या तमाम तर भागदौड़ ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथों में दे दी जाए, मेरिट फॉलो ना हो, तो फिर इसी तरीके से आवाम की जेबें खाली की जाती हैं। शाहिद आफरीदी का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कौन आमिर मीर? मैं किसी आमिर मीर को नहीं जानता। तो आमिर मीर ने बाकायदा तस्वीर शेयर कर दी, स्क्रीन पे आपके साथ आ रही होंगी, जिसमें शाहिद आफरीदी साहब उन्हें कह रहे हैं वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो आगे से कह रहे हैं थैंक यू भाई। अब शाहिद आफरीदी साहब बाकायदा अपनी और फील्ड मार्शल के साथ जो मुलाकातें उसके हवाले से लिंक्स वगैरह भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी साहब ऑन स्क्रीन आके कहते हैं कि मैं नहीं जानता, लेकिन ऑफ स्क्रीन वही शाहिद आफरीदी साहब कह रहे हैं कि वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर मीर साहब। तो ये जो है वो बेसिकली ऐसे लोगों को स्क्रीन्स दी जा रही हैं। एक खौफनाक बात ये भी है, सलार सुल्तानजई साहब लिख रहे हैं कि ईरान से बारिश वाली हवाएं 1 से 2 दिन में बलूचिस्तान दाखिल हो रही हैं। अगर ये हवाएं मिज़र सेहत फ़िज़ाई आलूदगी के साथ लेकर आ रही हैं तो वफाकी और सूबाई हुकूमत को फिलफौर हिफाजती अहकामात जारी करने चाहिए। तो ये एक बड़ी कंसर्निंग बात है। जल्द की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है कि इसकी तरफ ऑब्वियसली देखना होगा बलूचिस्तान की हुकूमत को। सोहेल वड़ाइच साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा है और वो कह रहे हैं कि हुकूमत की बैटरी डाउन है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत गाड़ी ना फराटे भर रही है और ना हवा से बातें कर रही है,
ताकतवर इंजन के बावजूद इसकी रफ्तार पैसेंजर ट्रेन जैसी है। हालांकि इसे तेज गाम और एक्सप्रेस की रफ्तार से चलना चाहिए था। सब कुछ इनके साथ है, पूरा निज़ाम साथ है, लेकिन ये गाड़ी जो है बमुश्किल चल रही है, बिल्कुल लो से लो स्पीड पर चल रही है और लगा ऐसा इसकी बैटरी डाउन है। और वो कह रहे हैं कि सियासी लूडो पर सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, ना कोई नाग है ना संपोलिए। लूडो पर सीढ़ियाँ ही मिलती रहीं तो खिलाड़ी को मिनटों में 100 का हिंसा अबूर करके बाजी जीत लेनी चाहिए, मगर लूडो का सफ़र है कि तय ही नहीं हो रहा। लूडो के साथ उन्होंने तशबीह दी है, कोई सांप नहीं है बीच में जो लूडो की गेम में आता है काटता है। सीढ़ियाँ लैडर्स मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत 0 पर ही खड़ी है या मैक्सिमम 1 या 2 पर ही जा पाती है। इसकी वजह क्या है? अगेन इनकॉम्पिटेंस, अगेन मेरिट पर लोगों का ना आना। इमरान खान के हवाले से नईम अशरफ भट्ट जो ARY से इनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने डील के जिन 2 कोशिशों का इंकशाफ किया, इनमें से दूसरी कोशिश करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अहम रुकन इस वक्त फिर पाकिस्तान में हैं। कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें चंद इमरान खान के करीबी भी हैं। एक हुकूमती रुकन के दावे के मुताबिक दूसरी कोशिश में खान साहब ने पहले मानकर फिर इनकार इसलिए किया क्योंकि ट्रस्ट ना होने पर हिदायत जो है वो इस बात पर आ गई कि तहरीर की जाए, यानी लिखत पढ़त करके बाकायदा जो है वो मुआहिदा कोई किया जाए। ये नईम अशरफ भट्ट साहब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जब कोई डील हो जाएगी या जब कोई बातचीत हो जाएगी तो फिर उसका एतराफ़ हुकूमत भी करेगी। अभी इसलिए एतराफ़ नहीं कर रही कि इमरान खान की तरफ से बार बार एक इनकार है जो सामने आ रहा है। लेकिन इस पर जो हेडक्वार्टर्स हैं जिनको सोचना चाहिए, उनको अब सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि खत्ते की सूरत हाल में अब ये चीज़ नागुज़िर होती चली जा रही है कि मुल्क का सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी ऑन बोर्ड हो, ऑन टेबल हो, अवाम उसको अपने सामने देख सके, एंड अबव ऑल फॉरमोस्ट थिंग कि उनका इलाज एक बेहतर तरीके से हो सके जो वो डिज़र्व करते हैं। देखते रहिए siyaset.pk।